ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य से बनने वाले 70 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। इस जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला नाटक, हिंदी के प्रथम कवि, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो ऑप्शन ए है चंद्रकांता, बी परीक्षा गुरु, सी त्रिवेणी, डी नूतन ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, परीक्षा गुरु सही आंसर होगा। और इसके लेखक भी पूछा जाता है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास क्या है, परीक्षा गुरु के लेखक है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा किसकी रचना है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है। ऑप्शन श्याम सुंदर दास, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी राहुल सांकृत्यायन, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ बोलगा से गंगा किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और एक क्या है, किस विधा की रचना है, बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह है। विधा भी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। बोलगा से गंगा क्या है, एक विधा है, एक कहानी संग्रह है जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, मगही। किस क्षेत्र में स्थित है, मगही। किस बोली क्षेत्र में स्थित है, मगही में। क्वेश्चन नंबर 4 है, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना है। ऑप्शन ए प्रेम सागर, बी नासिकेतोपाख्यान, सी ढोला मारूला दोहा और डी आसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खड़ी बोली की पहली रचना क्या है, प्रेम सागर, और किसके द्वारा लिखी गई है, लल्लू लाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। देखिए, कौन सी बोली नहीं आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मगही जो है, कन्नौजी जो है वो पश्चिमी के अंतर्गत आती है, बुंदेली भी आती है ब्रजभाषा में। मगही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, मगही। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5। कौन कौन सी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बोलियों के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। यहाँ मगही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो मैंने ऊपर बताया कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी है भारोपी परिवार की भाषा है। कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा, हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। देखिए, मूर्धन्य ध्वनि क्या क्या होता है, ट ठ ड ढ स। मूर्धन्य स जो होता है वो मूर्धन्य ध्वनि होता है। तो यहाँ पे ट ठ मैंने यहाँ पे लिख दिया, मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या क्या होती हैं, ट ठ ड ढ और स। क्या, ट ठ ड ढ स। तो आपका यहाँ पे देखिए, ट है ये मूर्धन्य ध्वनि है, ठ भी है, ड भी है, ये भी मूर्धन्य ध्वनि है। यहाँ पे ढ है, अगर ढ के नीचे बिंदु नहीं होता तो ये मूर्धन्य ध्वनि होता है, लेकिन यहाँ पे ढ के नीचे बिंदु है तो ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्या, ये ढ जो है यहाँ पे ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि से क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, कौन सी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो हम आपको बता दें कि महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं। महाप्राण ध्वनियाँ, देखिए, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। जैसे देखिए, पहला वर्ग क्या है, क ख ग और घ और अंग। 5 वर्ग हुआ ना इसमें, तो 5 वर्ग हुआ। तो अगर इसमें हमको आपसे पूछे कि महाप्राण ध्वनियाँ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा क्या होता है,
दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण ध्वनि कहलाता है, और पहला तीसरा और पांचवा क्या कहलाते हैं? पहला तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? महाप्राण अल्पप्राण ध्वनि कहलाता है। पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण ध्वनि कहलाता है, और दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण ध्वनि कहलाता है। जो उष्म वर्ण होते हैं वे भी क्या कहलाते हैं? वे भी महाप्राण ध्वनि कहलाते हैं, जैसे स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में है क, ख, घ, ध। तो यहाँ पे ख जो है दूसरा में आता है, दूसरा वर्ण है, और घ है चौथा वर्ण है, और ध है त, थ, द, ध, न। ध चौथे नंबर पे आता है। तो ये क्या है? इस सब आपका महाप्राण ध्वनि है। क्या है? महाप्राण ध्वनि। लेकिन क जो है वो क्या है? क जो है, क क्या है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क है अल्पप्राण ध्वनि। पहला तीसरा पांचवा जो होता है वो अल्पप्राण ध्वनि कहलाता है, और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण ध्वनि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवनागरी लिपि क्या है? मूलतः अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। देवनागरी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिला रेखा का प्रयोग किया जाता है, शिला रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती है बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा विषय, कौन सा सत्य नहीं है? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? देखिए, रूढ़ शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है? तो पहले आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में पता होना चाहिए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले। जैसे यहाँ पे नाक का अगर हम लोग खंड करेंगे तो ना क, तो इसका खंड करने से कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, मतलब अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे यहाँ लंबोदर देखिए, लंबा प्लस उदर, लंबोदर, लंबा प्लस उदर। तो लंबा प्लस उदर का मतलब क्या होता है? बड़े पेट वाला। क्या होता है? बड़े पेट वाला। बड़े पेट वाला कौन है? गणेश। कौन है? बड़े पेट वाला कौन है? गणेश। तो यहाँ पे गणेश एक विशेष अर्थ निकला है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। वैसे दशानन भी देख लीजिए, 10 प्लस आनंद, यानी 10 है सिर जिसके, 10 सिर किसके हैं? रावण के हैं। तो रावण एक विशेष अर्थ निकला, तो ये क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे दशानन कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। दशानन कौन सा शब्द कहलाएगा? योग रूढ़। यौगिक शब्द भी पूछा जाता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने तथा जिनके खंड का कोई अर्थ हो, यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे डाक और घर, डाक और डाकघर को अलग करेंगे, डाक और घर, तो दोनों का अर्थ है, दोनों का अर्थ निकलेगा। तो जबकि इसमें क्या होता है? दोनों का अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक शब्द में अर्थ निकलता है। तो आपको रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दशानन कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए नवीन, बी प्राचीन, सी आदिकालीन और डी प्राचीनकालीन। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक है बनावट। क्या है? बनावट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे पूजा, बी शुभ्रा, सी कुछ चंदन कुछ कपूर और डी दुपहरिया के फूल। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर, कुछ चंदन की कुछ कपूर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता,
शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किसकी रचना से लिया गया है? देखिए किस रचना से लिया गया है। तो यह कथन ऑप्शन ए परिकथा, बी रतिनाथ की चाची, सी बलचनामा, डी मैला आंचल। तो यह रचना जो है वो मैला आंचल से लिया गया है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है मैला आंचल के रचनाकार। मैला आंचल आपको बता दें कि एक आंचलिक उपन्यास है। क्या किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है मैला आंचल। आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन से कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? करक कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है। तो देखिए तोता कहाँ पे बैठा है? डाली में बैठा है, डाली पर बैठा है। तो पर जो है पर अधिकरण में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तो कारक के बारे में आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला मार्ग, सी उषा प्रियंवदा, डी शिवानी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, झूला नट उपन्यास। झूला नट किस विधा की रचना है? उपन्यास की, और इसके उपन्यासकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 20 है आनंद कादम्बिनी का संपादन किसने किया था? आनंद कादम्बिनी का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए बालकृष्ण मठ, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्री नारायण चौधरी, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आनंद कादम्बिनी का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य को शुद्ध रूप क्या होगा? मतलब ए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन ए है अपना काम स्वयं करो, बी अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से कम करो, डी हाथ से अपना काम करो। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अपना काम स्वयं करो। इसका शुद्ध रूप कौन क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 22 है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादम्बरी क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, और इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका क्या है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, सी उषा प्रियंवदा, डी उषा प्रियंवदा, सी मन्नू भंडारी, और डी अलका सरावगी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अलका सरावगी शेष कादम्बरी उपन्यास की क्या है? लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 23 है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना मतलब इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, बरस पड़ना मतलब ऑप्शन ए है अत्यधिक क्रोधित होना, बी वर्षा का होना, सी प्रेम करना, और डी सम्मान देना। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 24 है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है बुरा हाल होना, बी पराजित होना, सी बचपन की याद करना, और डी भूख लगना। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, छठी का दूध याद आना मतलब बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 25 है मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र क्या है? नाटक है, और इसके लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक का नाम ऑप्शन ए कालिदास, बी भभूति, सी भास, डी भारवी। तो इसके लेखक का नाम क्या है? मालविकाग्नि मित्र के लेखक का नाम है कालिदास। क्या है? कौन है इसके लेखक? कालिदास। एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 26 है इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देखिए यहाँ पे रचना दिया गया है, पूछ रहा है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की रचना है, मालविकाग्नि मित्रम तो मैंने ऊपर बताया कालिदास की रचना है, और विक्रमोर्वशीय ये भी इनकी रचना है, विक्रमोर्वशीय इनकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, प्रतिभा नाटकम जो है कालिदास की रचना नहीं है। तो यहाँ पे डी में आप टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 27 है मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव की रचना के लेखक का नाम क्या है? मालती माधव। ऑप्शन ए भभूति, बी कालिदास, सी भास, डी श्रीहर्ष। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, मालती माधव की रचना के लेखक कौन है? भवभूति। कौन है? भवभूति। क्वेश्चन नंबर 28 है
शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है माघ, बी कालिदास, सी हर्ष और डी भास। तो शिशुपाल वध के लेखक का नाम है माघ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? तो ऑप्शन ए है 10 कुमार चरित, बी शिवराज विजय, सी मेघदूत, डी हर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 10 कुमार चरित जो है वो दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम है ऑप्शन ए श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी भभूति। तो यहाँ ऑप्शन ए सी हर्ष सही आंसर होगा। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम क्या है? श्री हर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन ए है बी योगी हरि, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पद्मनाभ पन्नालाल बख्शी। तो यहाँ ऑप्शन बी डी सही आंसर होगा। पद्मनाभ पन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श जो कि इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, इसके क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी जायसी, सी तुलसी विद्यापति, डी नंददास। तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में बहुत सी रचनाएं की हैं और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं कौन? विद्यापति। तो इसलिए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन होंगे? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? इसमें कौन सी रचना जो कि पुष्पदंत की नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है महापुराण, बी जय कुमार चरिव, सी जसहर चरिव और डी पहुमचरी। तो यहाँ पे पहुमचरी रचना जो है वो पुष्पदंत की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? स्वयंभू की। किसकी? स्वयंभू की रचना है। क्या पहुमचरी किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, जिसे रामकुमार वर्मा ने जिन्हें रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और ये अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए है रसखान, बी रहीम, सी नंददास, डी मीराबाई। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रेम वाटिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? रसखान के द्वारा, जो कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रैदास, बी कबीरदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। और अगर पूछा जाएगा कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत 2 शाखाएं आती हैं। कौन कौन सी? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो यहाँ पे देखिए 4 कृतियों का नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सी कृति इन्होंने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन ए है सुरसरावली इनकी कृति है, साहित्य लहरी भी इनकी है, सूरसागर भी इनकी कृति है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोहावली इनकी कृति नहीं मानी जाती है, इनकी कृति नहीं है। इनकी कृति कौन कौन सी है? सूरसरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन ए है रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के क्या है? प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, बी वल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ, डी सूरदास। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वल्लभाचार्य किसके गुरु माने जाते हैं? सूरदास के गुरु माने जाते हैं। और जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी, इनके 8 आचार्य इनके भी थे उसमें। और सूरदास प्रमुख कवि माने जाते हैं किसके? अष्टछाप के।
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? वो है, देखिए आपको अष्टछाप कवियों के नाम पता होना चाहिए कि अष्टछाप में कितने कवि हैं। 8 कवि हैं, 8 कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जब नाम पता रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें कि कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया है, अष्टछाप की कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ किसके? वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और विट्ठलनाथ ने ही 8 अष्टछाप की स्थापना की है। तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोस्वामी नंददास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास ये किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के। तो 4 वल्लभाचार्य के, 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नंददास तो हैं, नंददास तो अष्टछाप के कवि हैं और नंददास अष्टछाप के कवि हैं। परमानंद दास ये भी अष्टछाप के कवि हैं और चित्तस्वामी ये भी अष्टछाप के कवि हैं। हरिव्यास देव जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो आपको 8 कवियों का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, कौन से विट्ठलनाथ के हैं, वल्लभाचार्य के कितने शिष्य हैं अष्टछाप में और विट्ठलनाथ के कितने शिष्य हैं। 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास, ए, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मुल्ला दाऊद और डी मंजन। देखिए प्रेम मार्गी कवि मतलब प्रेमासही शाखा के कवि। तो प्रेमासही शाखा के कवि जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ऑप्शन ए जो दिया है, ऑप्शन ए दिया है सूरदास सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंजन ये प्रेमासही शाखा के कवि हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं? देखिए यहाँ पे फिर पूछ लिया कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो मैंने बताया है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं आपके सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो देखिए यहाँ पे सूरदास तो नाम दिया है, कुंभनदास भी दिया है, परमानंद भी दिया है, लेकिन चतुर्भुजदास जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, तो चतुर्भुजदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। लेकिन किसके शिष्य माने जाते हैं? विट्ठलनाथ के। तो आपको पता होना चाहिए कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो का चीज बहुते हिंदी भाग्यो। यह युक्ति किस रचना एवं रचनाकार से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है नूर मोहम्मद इंद्रवती, बी में है उस्मान चित्रावली, सी में है नूर मोहम्मद अनुराग बासरी और डी कासिम शाह हंसजवाही। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह पंक्ति जो है वो नूर मोहम्मद से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद जो हैं इसके रचनाकार हैं और नूर मोहम्मद अनुराग बासरी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है कहाँ से ली गई है पंक्ति? किसके द्वारा लिखी गई है? तो पराधीन सपने सुख नाही, इसका अर्थ है कि अगर जो दूसरे के अधीन रहता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है, सुख नहीं प्राप्त होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है, तुलसीदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रजभाषा आधुनिक कालिक प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, बी हरिओद, सी जगन्नाथ रत्नाकर और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है? क्या होगा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। तो कौन सा नाटक? देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, बी कृष्ण अर्जुन बुद्ध, सी रुक्मणी परिणय,
डी प्रेमलोक। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ध्रुव सावनी नाटक जो है किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? देखिए नहुस जो है नाटक है, इसके लेखक कौन है? गिरधर दास। अब पूछा जा रहा है कि इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का पहला नाटक क्या है? हिंदी का पहला नाटक नहुस है और इसके रचनाकार कौन है? गिरधर दास है। जैसे हिंदी का पहला उपन्यास पूछा जाता है, हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। वैसे ही हिंदी का पहला नाटक क्या है? नहुस, और जिसके रचनाकार कौन है? गिरधर दास, जो कि भारतेंदु के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है अलका, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। ये तो इनके उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा है। किसका उपन्यास है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसी में आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध का पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इन प्रिय प्रवास की इन्होंने रचना की है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल निबंध रचित है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा के द्वारा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, डी नागार्जुन के द्वारा। तो अशोक के फूल क्या है? निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब हम प्रीति उदारता और भलमन साहत का वर्षा जब हम प्रीति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो यह कथन किस निबंध से लिया गया है? पूछा जा रहा है कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है घृणा, बी है प्रीति और लोभ, सी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और डी मित्रता। तो यहाँ ऑप्शन डी ए सही आंसर होगा। घृणा से लिया गया है। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ क्या है? तो इनके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ का नाम है ऑप्शन ए कनुप्रिया, बी पथित, सी चोखे चौबदे और डी वासवदता। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चोखे चौपदे हरियोध के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? देखिए कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें रामचंद्र की रचनाओं को दर्शा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में क्या है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। ये तो रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ये रचनाएं जो हैं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनका है, चिंतामणि और रसमीमांसा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बादल राग के रचयिता हैं। बादल राग के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, निराला। बादल राग के रचयिता कौन है? निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? तो देखिए पंक्ति क्या है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, कुद्ध कपि विषम। तो यह कौन सी लंबी कविता से उद्धृत है और कौन सी कविता से है ये? तो ऑप्शन ए है राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी पेसोला की प्रतिध्वनि, डी है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और ये इनकी लंबी कविता मानी जाती है। कौन सी कविता? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है, किसकी? निराला जी की।
और ये पंक्ति जो है राम की शक्ति पूजा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 रचनाएं दी गई हैं, यामा, दीपशिखा, आंगन के द्वार, निर्जा। तो यहाँ पे यामा तो इनकी रचना है महादेवी वर्मा की, दीपशिखा भी है, निर्जा भी है। तो पूछ रहा है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, जबकि यामा, दीपशिखा, निर्जा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं कौन? ऑप्शन ए है करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, अनुयुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधायुक्त धर्मवीर भारती। तो हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और रचनाकार कौन है? करुणालय और जयशंकर प्रसाद, करुणालय जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है अज्ञे, बी निराला, सी धूमिल, डी सुमन। तो अनामिका क्या है? काव्य है और किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंक्ति देखिए, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? मतलब किससे है इस कविता का, पंक्ति का संबंध किस कविता से है? तो यहाँ जयशंकर प्रसाद ऑप्शन ए है, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंद पंत, सी और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, कविता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा, छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है? झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो कौन सा ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन ए है पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़ियाँ, सी अतीत के चलचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर है, श्रृंखला की कड़ियाँ भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अज्ञे की रचना है क्या? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत और हरी घास पर क्षण भर। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपाहिया की रचनाकार है ऑप्शन ए वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार है वीरेंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्त्री अस्मिता की खोज, बी पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। तो यहाँ इनमें से सभी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है कौन? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती, डी धूमिल। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 65 है, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की कृति है? अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की कृति है? तो क्या है ये? इनकी प्रलंब काव्य सी लंबी कविता है। कैसी है? प्रलंब काव्य सी लंबी कविता है। किसकी? अज्ञे की। क्वेश्चन नंबर 66 है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है नई कविता पत्रिका के संपादक? ऑप्शन ए अज्ञे, बी धर्मवीर भारती, सी नरेश मेहता और डी जगदीश गुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, जगदीश गुप्त जो है नई कविता पत्रिका के संपादक है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर द्वारा रचित नहीं है? देखिए, स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर के द्वारा रचित है, चंद्रगुप्त भी इनके द्वारा रचित नाटक है, ध्रुव स्वामिनी भी इनके द्वारा रचित नाटक है, लेकिन करबला जो है इनकी रचना नहीं है। किसकी है? प्रेमचंद की। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा जयशंकर द्वारा रचित नहीं है? तो करबला जयशंकर के द्वारा रचित नहीं है, ये प्रेमचंद के द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि? देखिए, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक,
चौथा सप्तक। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कवि किस सप्तक से संबंधित हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए है तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, तीसरा सप्तक के संकलित कवि हैं कौन, केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 69 है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। देखिए अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। तो किस साहित्यकार की कहानी है, ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, और बी उषा प्रियंवदा, सी मृदुला गर्ग, डी मनु बंधारी। देखिए ए हरिबिंदी क्या है, कहानी है, इसके साहित्यकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इसके साहित्यकार हैं मृदुला गर्ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो आप लोग के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है हरिहर प्रसाद, बी हरि प्रसाद, सी राम प्रसाद, और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।